हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं अभय कुमार चैप्टर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भाग 1 पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि एक विशेष पार्ट है बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए। तो अब इस वीडियो को आरंभ किया जाए। निम्न प्रश्नों में से सही विकल्प चुनें। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति हो सकती है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में बी। ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ, अंग्रेजी में ट्रांसवर्स कहा जाता है। बी अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल। सी दोनों बोथ। एवं डी विद्युतीय इलेक्ट्रिकल। सही विकल्प है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति हो सकती है, अनुप्रस्थ प्रकृति हो सकती है। ऑप्शन ए सही है। ओएमआर शीट में ऑप्शन ए के सर्किल को ब्लू पेन या ब्लैक पेन से पूरा कलर करना होगा, पूरा रंगना होगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति हो सकती है, अनुप्रस्थ प्रकृति हो सकती है। अनुप्रस्थ तरंग कैसा होता है? अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंगमन की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, और दृश्य प्रकाश भी विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत आता है। इसलिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत चुम्बकीय तरंगें ईएम वेव्स उत्पन्न होती हैं। ए स्थिर आवेश द्वारा, बी त्वरित आवेश द्वारा, सी समरूप चाल से गतिशील आवेश द्वारा, और डी तार से प्रवाहित एक समान धारा द्वारा। सही उत्तर है विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेश के द्वारा। त्वरित आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करता है, मतलब एक्सलेटेड चार्ज द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है। तो विकल्प बी सही है, त्वरित आवेश द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसे प्रायः सभी 12वीं के स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है, तथा सीबीएसई परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विकल्प ए है ई वेक्टर के समानांतर, मतलब पैरेलल टू ई वेक्टर। बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र सदिश का संकेत कैपिटल बी वेक्टर होता है, तो बी वेक्टर के समानांतर। सी बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के समानांतर, और डी ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर। तो सही उत्तर होगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा विद्युतीय क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश, विद्युतीय क्षेत्र सदिश ई वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के तल के लंबवत होती है, जो कि ई क्रॉस बी की दिशा में होती। वह दिशा ई क्रॉस बी की दिशा होगी जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण कर सकता है। तो मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण विद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों के तल के लंबवत होता है, और वह दिशा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुरेख होती है। अगर यहाँ बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर कहा जाए तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के विपरीत होगा, मतलब बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। इसलिए सही उत्तर होगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर विद्युत चुम्बकीय तरंग की दिशा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, फिर से मैं इसको दोहराता हूँ। सभी बोर्ड्स 12वीं स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? और इसे भी प्रायः पूछा जाता है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में। निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो ऑप्शन ए है प्रकाश तरंगें, ऑप्शन बी है एक्स तरंगें, ऑप्शन सी है ध्वनि तरंगें, डी है औरक्त किरणें। तो इनमें से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत 7 विकिरणें या 7 विकिरणें 7 रेडिएशंस होती हैं, जिसमें से कि गामा किरणें, एक्स किरणें, उसके बाद परावैंगनिक किरणें, दृश्य प्रकाश, औरक्त किरणें, उसके बाद सूक्ष्म तरंगें तथा रेडियो तरंगें। तो उसमें से 3 का इसमें जिक्र है, 7 में से 3 का इस प्रश्न में जिक्र है। जो प्रकाश तरंगें का मतलब दृश्य प्रकाश, बी एक्स किरणें, एक्स रे विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। प्रकाश किरणें भी प्रकाश तरंग या प्रकाश विकिरण भी विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं। सी डी औरक्त किरणें भी विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत है, जिसमें से जिन 7 का
विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का नाम मैंने लिया, उसमें से एक विद्युत औरक किरणें भी शामिल हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो केवल ध्वनि तरंग उसमें शामिल नहीं है, तो इसमें से ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है, तो यहाँ विकल्प सी सही है। OMR शीट में सी विकल्प को ब्लू या ब्लैक पेन से पूरे वृत्त को रंगना होगा। तो ध्वनि तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग के जगह, अगर इसी प्रश्न में ध्वनि तरंग के जगह अगर अल्फा किरणें या बीटा किरणें भी होता तो पर भी अल्फा तथा बीटा किरणें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं, लेकिन गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। गामा किरणें भी न्यूक्लियस से, रेडियो सक्रिय नाभिक के न्यूक्लियस से उत्पन्न होती हैं, लेकिन गामा विकिरण विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं। लेकिन अल्फा तथा बीटा किरणें जो कि रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से ही निकलती हैं, उत्सर्जित होती हैं, लेकिन अल्फा किरणें तथा बीटा किरणें वो विद्युत चुम्बकीय तरंग की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखी जाती हैं। इसलिए ध्वनि तरंग की जगह अगर अल्फा किरणें भी होता, बीटा किरणें भी होता तो सही आंसर होता। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की या विकिरण की तरंग लंबाई न्यूनतम है? विकल्प ए ऑप्शन ए है परावैंगनिक किरणें UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बी एक्स किरणें, सी सूक्ष्म तरंगें माइक्रोवेव्स एवं डी गामा किरणें। तो सबसे तरंग लंबाई न्यूनतम होती है गामा किरणों की, जिनकी तरंग लंबाई का परिसर होता है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक। इसके बीच में गामा विकिरण की तरंग लंबाई का परास या परिसर होता है। तो गामा किरणों की तरंग लंबाई सबसे कम होती है, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। गामा किरणों की तरंग लंबाई गामा किरणों की विकिरण की तरंग लंबाई सबसे कम होती है। प्रश्न यही है कि निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग लंबाई न्यूनतम है? तो सही विकल्प है 4 विकल्प में से डी गामा किरणें। तो तरंग लंबाई न्यूनतम है तो आवृत्ति, अगर पूछ दे कि आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी अधिकतम होती है तो उसमें उसका उत्तर भी गामा विकिरण होगा। आवृत्ति, क्योंकि तरंग लंबाई न्यूनतम है तो आवृत्ति महत्तम होगी। और अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 6 कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगें हैं। ए गामा किरणें और रेडियो किरणें, चूँकि सबसे अधिक और सबसे कम आवृत्ति है, दोनों है, तो गामा किरणें और रेडियो किरणें। ऑप्शन बी है विकल्प बी में गामा किरणें और किरणें, गामा रेज एंड इंफ्रारेड रेज। सी गामा किरणें और परावैंगनिक किरणें माने गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज। एंड ऑप्शन डी है बैगनी किरणें वायलेट रेज एंड लाल किरणें रेड रेज। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। अभी हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन 5 में डिस्कस किया कि किस विकिरण की तरंग लंबाई सबसे कम होती है, तो गामा किरण की तरंग लंबाई न्यूनतम है तो आवृत्ति मैक्सिमम होगा, क्योंकि आवृत्ति और तरंग लंबाई में रेसिप्रोकल उल्टा संबंध है। n=c/λ, तरंग लंबाई n=c/ तरंग लंबाई, तो तरंग लंबाई कम होगा तो आवृत्ति ज़्यादा होगी। तो सबसे कम तरंग लंबाई गामा की है तो सबसे अधिक आवृत्ति भी गामा किरण की होगी। लेकिन गामा किरण के साथ यहाँ औरत किरण भी विकल्प में है। तो अब देखना होगा कि रेडियो किरणें या रेडियो तरंगें, वो उनकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। सबसे स्टार्ट में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के शुरुआत में गामा विकिरण है जिसकी तरंग लंबाई सबसे कम होती है, जबकि रेडियो तरंगें सबसे आखिरी में है, सबसे लास्ट में है, जिसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तो जिसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होगी उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी। प्रश्न भी यही है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगें हैं, तो सही उत्तर होगा गामा किरणें सबसे अधिक तरंग लंबाई की, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और रेडियो तरंगें या रेडियो किरणें सबसे कम आवृत्ति की तरंगें हैं, चूँकि रेडियो तरंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, विकल्प ए सही है। गामा किरणें एवं रेडियो किरणें जिनकी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति की तरंगें हैं। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 7, निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? विकल्प ए है √μ0 एप्सिलॉन 0, बी √μ0/ε0, सी √ε0/μ0 एवं डी 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। तो विकल्प डी सही है, 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 यह प्रकाश की चाल के बराबर होता है, जिस सूत्र को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया। मैक्सवेल ने दिया यह सूत्र कि निर्वात में प्रकाश की चाल C=1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट और C² 1/μ0 एप्सिलॉन 0। तो 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 दोनों के गुणनफल का, मतलब μ0 एप्सिलॉन 0 का गुणनफल का वर्गमूल का व्युत्क्रम 1/√μ0 एप्सिलॉन 0, वह निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × c के इक्वल, जो दैट इज अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है।
अगर म्यू जीरो और इप्सिलॉन जीरो का मान रख दिया जाए और उसको दोनों को गुना कर उसका वर्गमूल ले करके उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए 1/√अंडर म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो, तो निर्वात प्रकाश की चाल c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के आयामों, विद्युतीय क्षेत्र सदिश के आयाम को E0 से सूचित किया जाता है, कैपिटल ई सफिक्स में 0, और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को B0 संकेत से सूचित किया जाता है, को किस संबंध द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है विकल्प ए E0 = B0/c, ऑप्शन बी है E0 = CB0, ऑप्शन सी है सी, जहाँ सी निर्वात में प्रकाश की चाल है, C0 = B0 एवं डी E0 = C² B0। सही विकल्प होगा बी E0 = C/B0, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र सदिश का आयाम E0 एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम कैपिटल B0 दोनों का अनुपात नियत होता है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है, C के इक्वल होता है E0/B0, इसलिए E0 = C × B0। तो यहाँ पर संबंध बी सही है, बी E0 = CB0, मतलब विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों, विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के आयामों एम्पलीट्यूड्स E0 तथा B0 को हम निरूपित कर सकते हैं किस संबंध से? या तो E0/B0 = C, वैसा भी प्रश्न हो सकता था, लेकिन यहाँ है E0 = C × B0, तो यहाँ पर तिरछा गुना करने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यह प्राप्त हो जाएगा E0 = CB0। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए समान होती है, कौन सी राशि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों मतलब सातों विद्युत चुंबकीय तरंगों 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए रेडिएशंस के लिए समान होती है? विकल्प ए है तरंग लंबाई, विकल्प बी आवृत्ति, विकल्प सी, ऑप्शन सी है चाल, ऑप्शन डी तीव्रता। तो इसमें सही विकल्प होगा चाल। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए की चाल समान होती है, तो उसके लिए राशि चाल समान होती है, मतलब सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश की चाल से गमन करती हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से गमन करती हैं, तो इसलिए चाल समान होगी, न तरंग लंबाई समान होगी, न आवृत्ति समान होगी, न तीव्रता समान होगी। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का केवल समान होगी तो उसकी चाल होगी, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × C के इक्वल होगा। किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल वह निर्वात में प्रकाश की चाल C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, यह भी एक अच्छा प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक्स किरणों की तरंग लंबाई का क्रम होता है, ऑप्शन ए है 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1 मीटर, ऑप्शन सी है 1 एंगस्ट्रम, ऑप्शन डी है 1 माइक्रोन, दैट इज 10⁻⁻6 मीटर। तो इसमें सही उत्तर है 1 एंगस्ट्रम। एक्स किरणों की तरंग लंबाई का परिसर होता है 10⁻⁻11 मीटर से 10⁸ मीटर तक, तो इसलिए 10⁻⁻10 मीटर उस रेंज में पड़ रहा है, 1 एंगस्ट्रम उस रेंज में पड़ रहा है 10⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रम = 10⁻10 मीटर। तो एक्स किरणों की तरंग लंबाई का क्रम ऑप्शन सी 1 एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अब कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग पर आधारित प्रश्न। यह प्रश्न भी इस ढंग का प्रश्न भी पूछा जाता है विभिन्न 12वीं की विभिन्न राज्यों की बोर्ड की परीक्षाओं में, या नीट में, या IIT JEE में भी यूज से संबंधित भी पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, उनमें से एक है कि इनमें से किस विकिरण का उपयोग पौधा घरों में होता है, पौधा घरों को हरा भरा रखने में? क्योंकि पौधे को, प्लांट्स को क्या चाहिए? रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए, ऊर्जा चाहिए, हीट चाहिए, तो वह सभी प्राप्त हो सकता है किस के द्वारा? तो ए ऑप्शन है गामा किरणों का उपयोग होता है पौधा घरों में, बी एक्स किरणों का होता है, सी परावैंगनिक किरणों का होता है, डी औरत किरणों का। तो सही उत्तर है औरत किरणों का। औरत किरणें पौधे को गर्मी, औरत किरणें चूँकि हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न करती हैं, तापीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं, इसलिए पौधा घरों में पौधे को ताप, हीट औरत किरणों की हेल्प से मिल सकता है, इसलिए औरत किरणों का उपयोग पौधा घरों में पौधे को गर्मी प्रदान करने में या पौधे को हरा भरा रखने में किया जाता है। क्वेश्चन 12, यह भी एक अच्छा मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पीय, जिसे CBSE बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, अन्य बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में मस्कुलर स्ट्रेन के ट्रीटमेंट में निम्न विकिरण का उपयोग होता है, निम्न में से किस विकिरण का उपयोग होता है? निम्न विकिरण का उपयोग होता है, ए है गामा रेज, बी है एक्स रेज, सी है अल्ट्रावायलेट रेज मतलब परावैंगनिक किरणें, बी विकल्प है एक्स किरणें, ए विकल्प है गामा किरणें, बी विकल्प है एक्स किरणें, सी विकल्प है परावैंगनिक किरणें UV रेज, डी है औरत किरणें इंफ्रारेड रेज। तो औरत किरणों का उपयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है। औरत सेकाई मतलब औरत किरणों के हेल्प से मांसपेशियों में दर्द का उपचार किया जा सकता है। तो औरत किरणें सही यूज है। औरत किरणों का उपयोग औरत सेकाई में भी किया जाता है, प्रकाश तंतु की सहायता से
प्रकाश को औरत किरणों को भेजा जाता है शरीर के अंदर में, और शरीर के अंदर में शरीर को गर्मी प्रदान करना हो तो उसके लिए, या शरीर में जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उसको नष्ट करने के लिए, उसको मारने के लिए, तो औरत सेकाई में यूज होता है, जिसको इंडियोस्कोपी भी कहा जाता है। और मस्कुलर पेन में भी रिलीफ प्रदान करता है, मांसपेशियों के दर्द में भी ट्रीटमेंट औरत किरणों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, रडार प्रणाली में उपयोग होता है। ए परावैंगनिक किरणों का, जिसे यूवी से डिनोट कर सकते हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट, बी सूक्ष्म तरंगें माइक्रोवेव्स, सी गामा किरणें, और डी प्राश्रव्य तरंगें अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो सही उत्तर है सूक्ष्म तरंगें। रडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसे भी सीबीएसई एग्जाम में पूछा जा चुका है, अन्य बोर्ड की परीक्षाओं में भी विकल्प इसे पूछा जा सकता है। अब प्रश्न संख्या 14 कैंसर के उपचार में निम्न में से किस विकिरण का उपयोग होता है। ए परावैंगनिक किरणें, यूवी अल्ट्रावायलेट, परावैंगनिक को यूवी से भी संकेत के रूप में लिखा जाता है। बी ऑप्शन बी विकल्प बी गामा किरणें, सी औरत किरणें, डी इनमें से कोई नहीं, या कोई दूसरा विकिरण भी हो सकता है। तो इसमें सही उत्तर होगा गामा किरणें। गामा किरणों का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, क्योंकि कैंसर सेल को गामा किरणें नष्ट कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। एक्स किरणों का भी कैंसर के ट्रीटमेंट में कुछ उपचार होता है, लेकिन एक्स किरणों की अपेक्षा गामा किरणें ज़्यादा प्रभावकारी हैं कैंसर के इलाज में। तो ऑप्शन बी इसमें सही है, कैंसर के उपचार में गामा विकिरण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। धुंध फोटोग्राफी में निम्न में से, धुंध फोटोग्राफी जिसे अंग्रेजी में हेज फोटोग्राफी कहा जाता है, तो धुंध फोटोग्राफी में निम्न में से किस विकिरण का उपयोग होता है। ए यूवी अल्ट्रावायलेट का मतलब परावैंगनिक किरणों का, बी रेडियो तरंगों का, सी औरत विकिरण का, और डी गामा रेज का। तो इसमें सही उत्तर होगा औरत विकिरण। औरत विकिरण कुहासे या कोहरे, फॉग और मिस्ट से भी होकर गुजर सकती हैं, उसके द्वारा वायुमंडल के द्वारा प्रकीर्णित नहीं होती हैं, उतनी प्रकीर्णित नहीं होती जिस प्रकाश की तुलना में औरत विकिरण, चूँकि जिस प्रकाश से औरत विकिरण की तरंग लंबाई अधिक होती है, इसलिए औरत विकिरण वायुमंडल के पार्टिकल्स के द्वारा, कणों के द्वारा प्रकीर्णित बहुत कम होता है। इसलिए कुहासे कोहरे को भी आसानी से पार कर सकता है। इसलिए कुहासे या कोहरे में अगर फोटोग्राफी करना है, जिसे धुंध फोटोग्राफी कहा जाता है, अंग्रेजी में हेज फोटोग्राफी, तो उसमें औरत विकिरण का उपयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है इसे। अब क्वेश्चन नंबर, तो सही विकल्प होगा सी औरत विकिरण। धुंध फोटोग्राफी में निम्न में से किस विकिरण का उपयोग होता है, तो विकल्प सी सही है, औरत विकिरण का, इंफ्रारेड रेडिएशन का। क्वेश्चन नंबर 16 ओजोन परत किस विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है। ओजोन लेयर किस रेडिएशन को अर्थ पर आने से रोकता है। ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, ए गामा किरणें, गामा विकिरण, बी एक्स किरणें मतलब गामा रेज, बी एक्स रेज, सी परावैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी, एंड डी औरत किरणें इंफ्रारेड रेज। सही उत्तर होगा परावैंगनिक किरणें, क्योंकि परावैंगनिक किरणें हमारे शरीर के लिए घातक हैं, शरीर के लिए नुकसानदेह हैं। इसलिए उनको ऊपर में ही, वायुमंडल के ऊपरी परत में ही, सबसे ऊपरी परत में ही ओजोन, जो कि ओजोन मंडल है, ओजोन लेयर है, ओजोन परत, आयन मंडल में ओजोन परत, ओजोन गैस होती है, तो ओजोन परत उसको परावैंगनिक किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी तक आने से रोकता है, अवशोषित कर लेता है। तो सही विकल्प होगा सी, ओजोन परत किस विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है, तो वह विकिरण है परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, शॉर्ट में उसे यूवी से भी व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। ए औरत किरणें, बी अल्ट्रावायलेट रेज, सी परावैंगनिक किरणें, बी है ए है औरत किरणें, और बी है औरत किरणें इंफ्रारेड रेज, बी अल्ट्रा परावैंगनिक किरणें जिसे यूवी रेज कहा जाता है, सी एक्स रेज, और डी गामा किरणें। ग्रीन हाउस प्रभाव जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, तो ये वायुमंडल में जमा होती जा रही हैं, उसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तो ये वायुमंडल में काफ़ी गर्मी का मतलब वायुमंडल को काफ़ी गर्म कर रही हैं, तो इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है औरत किरणें ही जो है औरत किरणें चूँकि हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न करती हैं, गर्मी प्रदान करती हैं, तो इसलिए औरत किरणें ही ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। तो ऑप्शन ए इसमें सही है, इंफ्रारेड रेज इज़ द कॉज ऑफ
ग्रीन हाउस इफेक्ट। इंफ्रारेड रेडिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। क्वेश्चन नंबर 18, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अदृश्य लिखावट हो जो साफ पढ़ा नहीं जा रहा हो, या फिंगर प्रिंट है, उंगली का छाप, फिंगर प्रिंट, तो फिंगर प्रिंट के अभिज्ञान, उसका डिटेक्शन की, अभिज्ञान का मतलब डिटेक्शन, उसकी पहचान। तो अदृश्य लिखावट या उंगली छाप का अभिज्ञान की पहचान या कीमती पत्थरों के पहचान में किस विकर्ण का उपयोग होता है। इसमें 3 उपयोगों को मैंने एक ही प्रश्न में समाहित कर दिया है, तो तीनों उपयोग अलग अलग भी आ सकता है। अदृश्य लिखावट में किस विकर्ण का उपयोग होता है, उंगली छाप में के अभिज्ञान में की जानकारी में डिटेक्शन में किस विकर्ण का उपयोग होता है, कीमती पत्थरों की पहचान में किस विकर्ण का उपयोग होता है। अलग अलग प्रश्न भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि तीनों का उत्तर एक ही है तो इसलिए एक ही प्रश्न में ये तीनों को कंबाइन कर दिया। तो विकल्प है ए औरत विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन, बी पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सी गामा रेज एवं डी दृश्य प्रकाश। तो सही उत्तर है इसमें पराबैंगनी विकिरण जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि अदृश्य लिखावट, उंगली छाप के अभिज्ञान एवं कीमती पत्थरों के पहचान में पराबैंगनी विकिरण का उपयोग किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। अब इससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मतलब पराबैंगनी किरण से संबंधित एक और प्रश्न है महत्वपूर्ण, क्वेश्चन नंबर 19, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस विकिरण का उपयोग होता है। विकल्प है ए गामा किरणें, बी एक्स किरणें, सी पराबैंगनी किरणें और डी औरत किरणें। तो सही उत्तर यहाँ पर एक बार फिर पराबैंगनी किरणें हैं। पराबैंगनी विकिरण खाद्य पदार्थों के संरक्षण में उपयोग किया जाता है, इसलिए कि यह पराबैंगनी किरणें खाद्य पदार्थ में उपस्थित बैक्टीरिया को उसके सूक्ष्म जीवों को आसानी से मार सकता है। तो इसलिए खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस पराबैंगनी किरण का उपयोग होता है, या पानी को साफ करने में, जल को शुद्ध करने में, उसमें भी पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें बैक्टीरिया को, जल में उपस्थित बैक्टीरिया को मार सकती हैं, किल कर सकती हैं। इसलिए तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में या जल को शुद्ध रखने के लिए, पेयजल के शुद्ध रखने के लिए पराबैंगनी किरण का उपयोग किया जाता है। तो विकल्प सी इसमें सही विकल्प है। अब लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, जो कि एक वस्तुनिष्ठ आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल है ये। एक विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज है, इसकी तरंग लंबाई होगी ए 30 मीटर, बी 3 मीटर, सी 10 मीटर और डी 5 मीटर। सही उत्तर होगा 10 मीटर। अब कैसे 10 मीटर होगा, तो यहाँ आवृत्ति का फॉर्मूला होता है n=c/λ, यहाँ सी प्रकाश की चाल है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और तरंग लंबाई लैम्डा का मान दिया है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति दिया है, तरंग लंबाई मालूम करना है, तो n=c/λ, इसलिए λ=c/n। n को नीचे कर लेंगे अब, चूँकि c=n लैम्डा होता है, तो n=c/λ, तो λ=c/n। और c जहाँ क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और n क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति है, जो कि 30 मेगाहर्ट्ज है। तो 30 × मेगा का मतलब है 10⁶, 30 × 10⁶ हर्ज, दैट इज 3 × 10⁷ हो गया। 30 × 10⁶ का मतलब 3 × 10⁷। अब यहाँ पर 10⁶ मतलब 10⁶ ऐसे है, और 30 में भी 3 × 10 है, 30 में भी एक जीरो है, मतलब 10⁷ और 10⁸ ऊपर में है प्रकाश की चाल, तो उससे कैंसिल हो गया। 10⁷ से 10⁸ एक पावर बचेगा, तो 3 × 10 मतलब बचा क्या, 3 × 10 दैट इज 3 भी कैंसिल हो गया, सॉरी 3 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 10⁻1 दैट इज 10, तो 10 मीटर हो गया। तरंग लंबाई 10 मीटर होगी, जिस विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज है। मेगा का मतलब 10⁶, 10 लाख, तो 1 मेगा = 10 लाख, 10⁶। तो जिस विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज है, उसकी तरंग लंबाई होगी λ=c/n, तो उसकी तरंग लंबाई 10 मीटर होगी। c/n, c का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आवृत्ति का मान 30 मेगाहर्ट्ज, तो 30 × 10⁶। अब ये हो गया 13। अतः विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग लंबाई होगी λ=10 मीटर। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 20 में जिस विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज है, उसकी तरंग लंबाई होगी 10 मीटर। तो ऑप्शन सी इसमें, विकल्प सी सही उत्तर है, 10 मीटर। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो क्लास 12 फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए जो विभिन्न 12वीं के स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं के लिए तथा CBSE बोर्ड की परीक्षा के लिए भी काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। चूँकि इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अधिकांश वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इस चैप्टर से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन अधिकांश जो प्रश्न बन सकते हैं, एराइज हो सकते हैं या पूछे जा सकते हैं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में, वह इस वीडियो में से ही होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर भी हो, लेकिन अधिकांश प्रश्न इस वीडियो से पूछे जा सकते हैं। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप सभी इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि यह चैनल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी भरोसेमंद चैनल है, जिस चैनल के द्वारा नियमित रूप से वीडियोज यूट्यूब में भेजे जाते हैं। पहले भी भेजे जा चुके हैं और अभी भी वर्तमान में भी भेजे जा रहे हैं और भविष्य में भी भेजे जाते रहेंगे जब तक कि कोर्स पूरा नहीं हो जाता है, चाहे वह 11वीं का हो या 12वीं का हो, स्नातक का हो या क्लास 10 का हो, सभी से संबंधित वीडियो या SC वर्मा के सॉल्यूशंस का हो। तो अभी बहुत सारे वीडियोज आने शेष हैं इस चैनल के द्वारा, इसलिए आप लोग भारी से भारी संख्या में इस चैनल से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके द्वारा भेजे गए वीडियोज का नोटिफिकेशन उसी समय आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।